हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मुखरी है और मैं चुनावी जो हमें वादे किए जाते हैं और उसकी हकीकत के बीच की कुछ पंक्तियां पेश करूंगी और उसके बाद एक छोटी सी कहानी। भूख यहाँ सबको है प्यारे, तेरी भूख बस रोटी तक। शब्दों के जादूगर बैठ गए सिंहासन पर, वादे जिसने हजार कहे, हर सपने साकार कहे। फिर भूल गए उन गलियों को जहां जनता को नमस्कार कहे। लोकतंत्र की शक्ति बताई, फिर उसी जनता पे प्रहार किए। इन पक्ष विपक्ष के प्रपंचों में जनता की वेदना कौन सुने। इन सत्ता के भूखे प्रतिनिधियों में तेरी पीड़ा कौन कहे। तेरी थाली में दाल नहीं, वहाँ 56 पकवान सजे। तेरे छत से टपकता हो पानी, महलों का कारोबार सजे। भूख यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भूख यहाँ सबको है प्यारे, तेरी भूख बस रोटी तक। इन अफसर के भूखों में सड़क की ईंट हो या पुल की नींव हो, अस्पतालों की दवाइयाँ हो या गरीबों के हक की कमाइयाँ हो, सब बिक जाता है। इस देश के इन नेता के संरक्षण में तेरी वेदना कौन सुने। भूख यहाँ इन्हें भी है सत्ता की, तेरे हक की बात कौन करे। क्या बात है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है काली पन्नी। स्टूडेंट की भीड़ भाड़ से भरा ये इलाका रात को भी अपनी रौनक लिए रहता है। पतीले में उबलती चाय, आसपास सिकते हुए पराठों की खुशबू, किताबों से सजी दुकानें और सिगरेट का कस खींचते कुछ लोग। मैं जहाँ रहता हूँ, एक तरफ ऊंची बिल्डिंगें हैं जहाँ पे सपने पाल रहे बच्चे रह रहे होते हैं। बीच में एक दीवार है और उसके दूसरे तरफ छोटी छोटी झुग्गियाँ। सामने एक मैदान है जिसे लोगों ने यूं ही कूड़ेदान बना दिया है। मैं अपने कमरे में पढ़ ही रहा था, तभी मुझे चाय पीने की तलब हुई। यूं तो मेरे कमरे में चाय बनाने का सारा सामान है, पर इसी बहाने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, तो मैं बाहर जाने का सोचा। मैं कमरे से निकलने ही लगा था कि मुझे याद आया कि कूड़ा भी साथ लेता चलूं। मैंने दिन का बचा हुआ खाना और सब्जी के कुछ छिलके पॉलीथीन में डाले और नीचे उतर गया। मैं उस मैदान में कूड़ा फेंकने गया ही था कि वहाँ पे मुझे एक 11-12 साल का बच्चा उस ढेर में से कुछ ढूंढता दिखा। कुछ कुत्ते थे आसपास और कोई गाय थी जो पन्नी फाड़ने की कोशिश कर रही थी। जानवर शायद इंसानों की संवेदना हमसे ज़्यादा समझ पाते हैं। मैं कुछ देर रुका, फिर आगे बढ़ गया। दोस्तों के साथ हमने चाय पी और बातचीत में कब 1-2 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आने के लिए मैंने झुग्गी की तरफ से होकर आने वाला सकरा रास्ता चुना। उस रास्ते पे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कोई आवाज़ मेरे तक आ रही थी। आते आते वो आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गई। जब मैं उस मकान के करीब पहुंचा तो मैंने सुना कि कोई बच्चा अपनी माँ को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा, अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा मैं अस्पताल ले चलूँगा तुम्हें, मैं ऑटो ले आता हूँ कोई, उठ जाओ अम्मा। मैं आगे बढ़ने लगा, पर किसी करुणा ने मेरे पैर उस घर की तरफ मोड़ दिए। कुछ देर बाद मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं सोच रहा था दरवाज़ा नॉक करूं या आवाज़ लगाऊं। फिर मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ। अंदर से एक बच्चा आया, जी भैया। फिर मैंने उससे पूछा, कोई रो रहा था ना यहाँ पे, अम्मा अम्मा करके। हाँ, वो मेरी अम्मा बहुत बीमार है, उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा है और मैं अस्पताल जाने को कह रहा हूँ, वो मान ही नहीं रही है। फिर मैंने उससे पूछा, कोई नहीं रहता तुम्हारे साथ क्या। हाँ रहते थे बाबा, पिछले बार दिवाली पे उनको पूरे 3 महीने का एक बड़ी सी बिल्डिंग में पुताई का काम मिला। बाबा कहते थे उस बिल्डिंग में बड़े बड़े आदमी रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़े साहब। बाबा इस बार आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना। हाँ बहुत पैसे मिलेंगे और दिवाली पे हम सब इस बार नए कपड़े सिलवाएंगे। फिर बाबा एक दिन सुबह काम पे चले गए, मैं स्कूल चला गया।
मैं स्कूल से लौटा तो घर में अम्मा नहीं मिली मुझे। मैं आस पड़ोस में सबसे पूछा तो सबने बताया कि अम्मा अस्पताल गई हुई है। पड़ोस के भैया के साथ मैं अस्पताल पहुंचा तो वहाँ भीड़ में एक बेंच पर अम्मा कोने में सिमटी पड़ी थी। बहुत अजीब सी जगह थी वो, कोई किसी को कोस ही नहीं रहा था। जिंदगी से तो किसी को शिकायत नहीं थी वहाँ पे, सब बस कुछ वक्त की मोहलत मांग रहे थे। अम्मा ने बोला, बिट्टू बाबा को चोट लग गई है। सबने बताया कि वो शायद 5वीं मंजिल से पुताई करते हुए नीचे गिर गए, तो उन्हें यहाँ भर्ती कराया है, ठीक हो जाएंगे बाबा। फिर मैं वहाँ कुछ देर रुका। रात होने लगी तो पास के रेहड़ी से अम्मा ने मुझे पराठे खरीद के दिए और घर भेज दिया। मैं घर आके सो गया। रात को 3-4 बजे किसी गाड़ी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं गेट खोलकर बाहर निकला तो लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर मैं बाहर देखा तो बाबा आए थे, पर सफ़ेद कपड़े में बेजान। सब लोग रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे, पर अम्मा बिल्कुल नहीं रो रही थी। उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई थी, किसी अतीत में ही रह गई थी उसकी आंखें। अम्मा कभी नहीं रोती है उसके बाद। सबने कहा केस कर दो, कितने घंटे पड़ा रहा है, उसके बाद अस्पताल ले गया ये ठेकेदार। फिर रिश्तेदारों ने समझाया, तुम क्या केस करोगे, ठेकेदार बड़ा आदमी है, सबको रिश्वत देगा वो, डॉक्टर को, वकील को, किस किस से तुम केस लड़ोगे। सही तो कह रहे थे सब। जो इंसान जिंदगी को रोटी की रिश्वत नहीं दे पा रहा, वो लोगों को क्या पैसों की रिश्वत देगा। फिर ठेकेदार ने बाबा के कामों के लिए कुछ पैसे दिए, उससे सब काम हो गया। लोगों ने समझाया कि आप बेटे को काम पर भेज दो, पर अम्मा ने कहा, नहीं बिट्टू, तू पढ़ना और पढ़ के तू वकील बनना, तू अपने बाबा के हक के लिए ज़रूर लड़ना। हाँ अम्मा कभी कभी बाबा को याद करके कुछ लाइनें गुनगुनाती रहती है। के पतियालय जाओ तेरे मोरा प्रियतम पास, हिया नहीं सहय असह दुख रे मोरा प्रियतम पास। वो कमरा बिल्कुल ऐसे जैसे खाली था। एक चारपाई पे बेजान पड़ी एक औरत थी और आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ था। मैंने देखा कि एक थाली में रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं और साथ में सब्जी के दाने। फिर उसके बाद मेरी नज़र जिस पे पड़ी उसने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। बिट्टू कूड़े के ढेर से वही पन्नी उठा लाया था जो मैं जाते हुए फेंक कर गया था। उस बच्चे की आंख में उस दिन रोटी की इतनी भूख थी कि वो भूख उसे किसी भी अपराध तक ले जा सकती थी। फिर हम बिट्टू की अम्मा को अस्पताल ले गए और वो ठीक हो गई हैं। हर दिन वो मेरे पास अब पढ़ने आता है। उसके आंख में आज भी भूख है, पर रोटी की नहीं, कुछ बनने की, कुछ करने की और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। थैंक यू सो मच।